देखो, न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम कॉलेजियम प्रणाली अंग्रेजी में खाली तो जरूरत है जरूरत है बस आप सुनो और अगर जरूरत समझो तो हिंदी में लिख लो, बाकी उसको अंग्रेजी में लेना, ऐसे कर सकते हैं। पूरा समझ आ गया ना? आज सुनोगे और समझ में आ जाएगा। उसके लेगा जल्दी समझ आ जाएगा। बस यहाँ समझ लो, बाकी खुद फिर अपना अपने कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली। अब देखो अंग्रेजी का कोई टेंशन नहीं है, अब देखना हिंदी में खूबसूरती से दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखिए पॉइंट 1, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पॉइंट 1 एग्जाम्पल आपसे यहीं तक पूछा जाता है, प्रीलिम्स में आपसे ही पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तमाम विकल्प होंगे, उसमें से आपका एक विकल्प होगा राष्ट्रपति के द्वारा, वो ये सही आंसर होगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट बता रहे हैं ये अपने आप प्रीलिम्स का प्रश्न है, क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, अगला पॉइंट राष्ट्रपति। अगला पॉइंट राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा कहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के पूर्व कहां पर सुप्रीम कोर्ट बैठने के सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। हालांकि हाईकोर्ट में भी यही बात है। ठीक है, मगर जब हाईकोर्ट पढ़ाएंगे तब वहां पर बताएंगे। ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ब्रैकेट में लीजिए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ब्रैकेट में CJI से परामर्श किया जाता है। बस आप रिवीजन करते चलो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के देखो क्या कोई नई बात बता रहे जो आपको नहीं पता है, कोई नई बात नहीं बताएंगे। ठीक, मगर फिर भी देखो क्या कोई नई बात बता रहे, इस प्रकार से सतर्क रहो, नहीं कौन सी नई बात बता रहे हो जो बिना पता हो। परामर्श किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रधान न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। प्रधान न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है बशर्ते शर्त यह है बशर्ते प्रधान न्यायाधीश ने परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन किया हो। बशर्ते provided that the CJI has complied with consultation process। बशर्ते प्रधान न्यायाधीश ने परामर्श प्रक्रिया का पालन किया हो। provided that the CJI has complied with consultation process। बशर्ते प्रधान न्यायाधीश ने परामर्श प्रक्रिया का पालन किया हो। ठीक, अब परामर्श प्रक्रिया क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट
परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, आप परामर्श प्रक्रिया बता रहे, कंसल्टेशन प्रोसेस क्या है? परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, अंडर द कंसल्टेशन प्रोसेस, परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अन्य चार, सुप्रीम कोर्ट के अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करते हैं। अन्य चार वरिष्ठतम, अंडर द कंसल्टेशन प्रोसेस द सीजीआई, अन्य चार वरिष्ठतम, सुप्रीम कोर्ट के अन्य चार प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर अन्य चार वरिष्ठतम, सीनियर मोस्ट, अन्य चार वरिष्ठतम। बस आप ये देखिए, कोई नया पॉइंट तो नहीं बता रहे हैं आप ढूंढिए, कोई नया पॉइंट तो नहीं, इस प्रकार से सब सुनके सुनिए, मुझे बी अटेंटिव एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई से। अन्य चार वरिष्ठतम, अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन अन्य चार में से, इन अन्य चार में से, इन अन्य चार में से यदि दो न्यायाधीश, यदि दो न्यायाधीश यदि दो, इन चार में से यदि कोई दो न्यायाधीश अगर असहमत हैं, अगर असहमत हैं, इसमें किसी नाम पर ना, अगर किसी नाम पर असहमत है, यदि किसी नाम पर आपकी दो, इन चार में से कौन चार, एक हमारा सीजीआई है, इसको नहीं बात कर रहे हैं, इसके अलावा 1 2 3 4, यदि कोई भी दो असहमत है, ये चार, ये अन्य लोग हैं, इनको कहते हैं अदर्स, इनको कहते हैं अदर्स। ये अदर्स जो है जस्टिस है, ये अदर्स जज है, ठीक है, ये अदर जज है। एक सीजीआई होता है और बाकी जितने न्यायाधीश हैं उनको कहते हैं अन्य न्यायाधीश। ये बोलचाल की भाषा है, माने ये प्रचलन की भाषा है। अन्य न्यायाधीश एक कहते हैं प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, और बाकी कहते हैं अदर जजेस, अन्य न्यायाधीश। तो इन चार अन्य न्यायाधीशों में से यदि कोई दो भी किसी नाम पर असहमत है, तो उन नामों को राष्ट्रपति को रिकमेंड नहीं किया जाता। तो उन नामों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता, राष्ट्रपति को रिकमेंड नहीं किया जाता। भेजा की रिकमेंडेशन या रिकमेंड, तो राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता। भेजा माने रिकमेंड, नहीं भेजा जाता। ये है, राष्ट्रपति पर सीजीआई का परामर्श बाध्यकारी है अगर सीजीआई ने परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन किया है। और परामर्श प्रक्रिया हमने, आपने ये देख ली ना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका लिखिए, स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति, राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति
प्रधान न्यायाधीश सभी करेंगे, प्रधान न्यायाधीश तभी करेंगे या तभी करना चाहिए, तभी करेंगे या करना चाहिए, तभी करेंगे या करना चाहिए, दोनों बातें लिखिए, तभी करेंगे या करना चाहिए जब प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ, जब प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ, जब प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ कम से कम, जब प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ कम से कम तीन अन्य कॉलेजियम के सदस्य, तीन अन्य कॉलेजियम के सदस्य, तीन अन्य कॉलेजियम के सदस्य सहमत हों, तीन अन्य कॉलेजियम के सदस्य सहमत हों। ये बात क्लियर हो गई? कोई भी तीन अन्य सदस्य सहमत होने चाहिए, तो तीन निकाल लो, कोई भी, सभी सहमत हैं, मोस्ट वेलकम, होना नहीं चाहिए, सर्वसम्मत हो, कंसेंसली काम हो जाए। लेकिन यहाँ कई लोग होते हैं तो सर्वसम्मत नहीं मिल पाती है, तो एक व्यक्ति अगर असहमत हो तो चलेगा, तो नहीं चलेगा। देखिए नोट है, एनओटी नोट, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत तो नहीं? यदि इस कॉलेजियम सिस्टम में, इस कॉलेजियम सिस्टम में प्रधान न्यायाधीश को वीटो प्राप्त है, प्रधान न्यायाधीश को वीटो प्राप्त है, ऐसा क्या लिखा नहीं कि उनको वीटो होगा, लेकिन व्यवहार हम देखते हैं वीटो है उनके पास, समझ गए ना? वीटो प्राप्त है, अर्थात यदि अन्य चार सदस्य, यदि कॉलेजियम के अन्य चार न्यायाधीश, यदि अन्य, जब हम कहें अन्य तो अन्य का अर्थ है प्रधान न्यायाधीश नहीं है। जब हम न्याय प्रणाली में अन्य न्यायाधीशों की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, जब अन्य न्यायाधीश अर्थात प्रधान न्यायाधीश। क्या लिखा है? यदि कॉलेजियम में अन्य चार सदस्य, यदि कॉलेजियम के अन्य चार न्यायाधीश या अन्य चार सदस्य किसी नाम पर सहमत है, परंतु प्रधान न्यायाधीश असहमत है, परंतु प्रधान न्यायाधीश असहमत है, परंतु अकेले प्रधान न्यायाधीश असहमत है, परंतु अकेले प्रधान न्यायाधीश, अकेले लिखिए, परंतु अकेले प्रधान न्यायाधीश असहमत है, तो उस नाम को भी राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाएगा, तो उस नाम को भी राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। भेजा जाएगा माने रिकमेंड किया जाएगा, नाम को भी राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। अब पूरी बात एकदम क्लियर है, ये पूरा सार है। प्राप्त हो गया। ये चार लोग कह रहे हैं कि एक जो है फिट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन अकेले सीजीआई अड़ा हुआ नहीं, ये अपॉइंट नहीं होगा। अगर इन चारों लोग एक किसी पे एग्री करते हैं तो उसको वीटो बोलते हैं, उसको वीटो बोलते हैं ना? वीटो नहीं, वीटो माने होता है मना करने का अधिकार। जैसे राष्ट्रपति वीटो कर देता है तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। तो ये चारों सहमत है कि इसको जो भेज दो, लेकिन उन्होंने कहा ये सही व्यक्ति नहीं है, तो वो नहीं भेजा जाएगा, वो सही व्यक्ति नहीं है, अकेले इसने मना कर दिया, तो जबकि चार लोग फेवर में है। तो सीजीआई को इतनी ताकत दी गई है, अगर सीजीआई सहमत है तो उसके साथ तीन लोग और सहमत हो गए, चार लोग हो गए, अकेले कोई एक असहमत है उसके लिए चलेगी, अकेले यह सहमत नहीं चलेगी, अकेले यह सहमत नहीं चलेगी, लेकिन ये सब एक मत है, ये असहमत हो गया, ये डिसएग्री हो गया तो इसकी चल जाएगी, उसके पास वीटो है सीजीआई का। अब ये कहीं लिखा है कि वीटो है उसके पास, व्यवहार में इन प्रैक्टिस हम इसका क्या है, इसका तो एक वहां पास तो वीटो है,
सब तैयार है, तुमने अड़ंगा लगा दिया, बात खत्म। उस व्यक्ति को जो है नए नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कल आपने देखा कॉलेजियम सिस्टम के क्या क्या दोष है। देखिए ये जैसा हमने बताया इसका बेस क्लियर है, ये प्रीलिम्स में इसका कोई ठीक है। जो कॉलेजियम सिस्टम ने आपको बताया है इसका यूज प्री मेंस में है। मेंस में आपसे ये चीज पूछी जाएगी, या इनका पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने बताया है इनका मेंस में है, प्रीलिम्स में। लेकिन चीजों को समझ लोगे अच्छी बात है। तो आप देखा कॉलेजियम सिस्टम में कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है, कोई भी चीज गलत प्रूफ नहीं होती है। तो 2015 में संविधान संशोधन किया गया, उसको कहा गया 99वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीएए। अब जब है सीएए माने संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी सीए से आप तो परिचित हो जाएगी, ठीक है। एक सीए और था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो वो सीए नहीं है। तो संविधान में जब यहाँ पर 99 लिखा है, 21 लिखा है, ये समझ जाएगी कि संविधान संशोधन है। यहाँ पर आगे कोई गिनती लिखेंगे, ठीक। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1914 में। जैसे मोदी आए, एक सशक्त प्रधानमंत्री आया, हाँ 2014। ये 19 साल भूत जो है पीछे पड़ा हुआ है। सर आपने ऐसा कौन सा है और ज्यादा याद कर लिया हो जाएगा, ये सब हमें और ज्यादा याद कर लिया जा सकते हैं। तो ये 2014 में जो है मोदी सरकार आई, सशक्त सरकार आई। और सशक्त जब सरकार होती है तो सुप्रीम कोर्ट में लगाम लगाना चाहिए, ठीक। तो इस सरकार ने जो है एक संविधान संशोधन पारित किया है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 आए, तो इस संविधान में संशोधन किया। तो संशोधन करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की। ये हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति ना तो आप करोगे ना हम करेंगे, हम लोग मिलकर करेंगे। एक व्यवस्था बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, एक कमीशन बनाते हैं, वो आयोग करेगा। तो इसमें जो है संविधान संशोधन किया और संशोधन करके जो है जब संविधान संशोधन हो गया तो उस संशोधन के अनुरूप जो है संसद ने एक कानून पारित किया। जब संविधान बदल दिया तो अब जब संविधान बदल दिया तो संविधान में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार संसद को अधिकार दिया गया कि आप एक कोई कमीशन बनाओ, देखो वो अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो एक अधिनियम पारित किया गया, उसको कहा गया एनजेड एक्ट 2014। 14 या 15 हमें पता नहीं, देख लेना। नहीं एक्ट का इंप्लीमेंट कब किया वो तो बात की बात है। एक्ट जो है एक्ट एक नाम होता है, उसमें तो क्या लिखा जाता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट कब का है? नेशनल जुडिशियल प्रतिभा फटाफट देखती है वो, इस मामले में पढ़ती है 14 एक्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 है। अच्छा, ये एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट के द्वारा एक कमीशन बनाया गया, कहा गया ये कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को संस्तुति करेगा। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ भूल गए, थोड़ा सा एक लिखा दीजिए। जो ये जो रिकमेंडेशन किया जाता है सीजीआई के द्वारा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उस रिकमेंडेशन को वापस कर सकते हैं। अगर उसके बाद में जो सीजीआई ने भेज दिया तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ये चीज है। अरे उसकी कोई लाइन काटो, लिख लोगे। एक बार और सेंटेंस बोल दीजिए। अरे बस हो जाएगा। अब इतनी सी बात है, मैंने सीजीआई के रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति, सीजीआई की संस्तुति को राष्ट्रपति
एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस किसको वापस करेंगे? सीजीआई को। सीजीआई की रिकमेंडेशन को सीजीआई को वापस करेंगे। ये देखिए जिस व्यक्ति को आपने भेजा है जरा हाँ एक बार विचार कर लो क्या सही रहेगा। अब देखो सीधी बात है, ये राष्ट्रपति थोड़ी करेंगे। राष्ट्रपति तो बेचारा फुटबॉल है, इधर से मारे ले जाए तो उधर गिरा, उधर से मारे ले जाए। राष्ट्रपति बताओ जो करना करवा लो उनसे। तो सीजीआई ने कहा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको ले जाके दिखाते हैं कैबिनेट को कि देखिए ये हमको भेजा गया, हमको करवाया जा रहा है, हम करे दे रहे हैं। तो कैबिनेट देखता है ठीक है कर दो, ये कैसा नहीं है, एक बार जब हमको एक बार बता दो जरा बात सही नहीं जच रही है, तो फिर बता देगा, देखो एक बार विचार कर लो। अब हमने विचार कर लिया, नाम वापस ले तो कोई बात नहीं, जगह नहीं आप जो करियो, तो बताता वो नहीं मान रहा है, तो कैबिनेट कहता है करो क्या करोगे। सर प्रेसिडेंट एक बार कैबिनेट की बात को दोबारा विचार करने के लिए उसकी है ना, राष्ट्रपति का पद बहुत ही गर्मापूर्ण पद है, तो उसकी इज्जत रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। ये नहीं तुमको ऐसा करना पड़ेगा, आपको दे रहे हैं, एक बार आप चाहो तो विचार वापस भी कर सकते हो, इस तरह से उनकी इज्जत भी बनी रहे। हाँ तो ये द्वारा ये नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 पारित किया गया। इसके द्वारा जो है इसके द्वारा जो है एक कमीशन, एक आयोग बनाया जाए जिसको कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये अधिनियम है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बना हुआ ये आयोग अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो है ये आयोग बना दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, ये आया जो है हमारा आयोग ये बनाया गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में बताना क्या है। हालांकि आज ये काम नहीं कर रहा है, ठीक। हाँ वो ये बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया क्या फालतू चीजें बनाई है, इसको जो है रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, माने अपने पास ताकत बना करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, किसी भी चीज को कहता है बेसिक स्ट्रक्चर है, और जब बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया तो अब कोई कुछ छू नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बोले क्या है ये हम समझ में बताते रहे, ये तो आने दो, जब भी मेरे पास कोई केस आएगा हम बता देंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर मेरे पास केस आएगा फिर उसको देखेंगे बता देंगे बेसिक स्ट्रक्चर है। हम पहले उसकी कुछ नहीं बता सकते कि ये परिभाषा आई है, उसको परिभाषाओं में नहीं बांधेंगे हम। हाँ ये बस मामला जब सामने आने तो हम देख के उसी से तय करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो जहां पूरी सरकार ने पूरे अपने बहुमत का प्रयोग करके और बड़ा जबरदस्त संविधान संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप इंतजार करती रही कि हाँ ठीक है आप सब कर लो, आने दो मेरे पास। जब सब कुछ हो गया उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा सब फालतू की बातें हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और तुम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीन रहे हो, तुम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम कर रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वाइड है, उसको खारिज कर दिया। तो जितनी कवायद की गई थी, जितनी एक्सरसाइज की गई थी, सब रद्द कर दी। संविधान संशोधन कहा बेमानी है, ये एक्ट निरर्थक है, फालतू का है, सब डिलीट कर दिया। तो आज भी जो है कॉलेजियम सिस्टम से जो हमने आपको दिखाया है, इसी प्रोसेस से जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। क्या हम जो कहें तो उच्चतम न्यायपालिका में, हायर जुडिशरी में आज भी इसी तरीके से नियुक्ति हो रही है। ठीक, तो ये बताइए इसको क्या थोड़ा सा बताएं आप, इसको स्किप करें। ये अभी अलग जरूरी है नहीं जरूरी है तो रिपोर्ट में स्किप कर दिया जाए तो हाँ अब हमें जरूरी लगता है, जब शुरुआती दौर था तब जरूरी था, अब ये बीते दिनों की बातें हो गई हैं। इसको बस सुन ले
थे। ये लोग हम लोग सर ऑनलाइन लोगों का लिखना सिखा देंगे, मतलब एक नहीं है। सर इंग्लिश में नहीं लिखाया। नहीं ले सकते हैं। तो उसको सब समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अलग बात है, आगे समझ में आ जाए कितने देर याद रहता है। हाँ ये जब जब चीजें पढ़ते हैं ना तो जो चीज खूब अच्छी है तो आती है, अगर लिखी हुई नहीं है कोई काम नहीं है, सब भूल जाता है। आज समझ में आ गई, आज हर बात समझ में आ रही है, कहीं कोई पॉइंट ऐसा ही लगा कि हमको नहीं पता था। लेकिन जब कोर्स सिलेबस आगे बढ़ेगा, अरे कि ये पढ़नी होगी, डॉक्टर बनने को पढ़नी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जो चीज नहीं लिखी है वो चीज एकदम दिमाग से हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। तो समझ लिया इसको लिखना जरूर। तो कोई ये नायक तृतीय आयोग का क्या होता है, ये कहा गया था कि 6 सदस्यीय आयोग होगा। ये 6 सदस्यीय आयोग जो है राष्ट्रपति से संस्तुति करेगा कि किसको जो है आप न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नियुक्त करो, ये व्यवस्था की गई। तो वो व्यवस्था से की गई थी कि एक जो 6 सदस्य होंगे, जो आयोग में कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य के प्रकार होंगे, एक सदस्य हमारा सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश होगा, ठीक। इसके अलावा दूसरा सदस्य कौन होगा, जब दूसरा सदस्य कौन होगा, दूसरा सदस्य होगा जज, जज कहां का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। तीसरा सदस्य कौन होगा, ये भी जज होगा, सीनियर जज होगा ना। हाँ सब सीनियर मोस्ट होंगे, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के। तो 30 सदस्य कौन से होंगे, न्यायपालिका से आगे। एक सदस्य कौन होगा, एक सदस्य होगा विधि मंत्री, विधि मंत्री केंद्र सरकार का, जो कानून मंत्री है, विधि और न्याय मंत्रालय का वो जिसके पास डिपार्टमेंट है। अभी किसका भी है, मोदी का, सरकार का भी है। इसके अलावा 2 सदस्य और होंगे, 2 प्रख्यात सदस्य रखे जाएंगे। क्या सदस्य? प्रख्यात मतलब अच्छा, हम लोग प्रख्यात सदस्य नहीं आते हैं। अपने मर्जी से 2 सदस्य ऐसे होंगे जो प्रतिष्ठित होंगे, स्पोर्ट्स के लिए हैं? विज्ञान लगा है ऐसे क्षेत्र में। जो है एमिनेंट पर्सन होंगे, जो विख्यात होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर, आप लाओ बैठो आके। हाँ यही तो बात है, उन्हें क्या पता है, रामदेव आओ, अन्ना हजारे आओ, 2 प्रख्यात सदस्य तो इतना लिखा, 2 प्रख्यात सदस्य होंगे। तो सर इनका वर्क क्या होगा वहाँ पे? अरे ये सब लोग मिल के वहां बैठ के आपस में जो है, आपस में बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि किसको न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। सही रद्द कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो 30 सदस्य न्यायपालिका हो गए और एक गृह मंत्री हो गया। इधर ध्यान दीजिए, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? अरे कई बार जो है राज्यों में गृह मंत्री होते भी नहीं है। अभी जो प्रख्यात सदस्य कौन होंगे, इनकी भी नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाई गई। इधर ध्यान दीजिए, अगर पढ़ना तो समझिए, ये 2 प्रख्यात सदस्य होंगे। अब इनके कौन होंगे, इनको भी एक समिति के द्वारा भेजा जाएगा यहाँ पर। उस समिति में होंगे और ये 2 प्रख्यात सदस्य हैं, ये इनको भी चुना जाएगा ना इस आयोग में। ये व्यक्ति पता सीजीआई है, ये पता 2 जज सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एक विधि मंत्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 प्रख्यात सदस्य आप ऐसे टॉर्च लेकर ढूंढ के लाओगे, और कौन उसको लाएगा, तो इसके लिए भी एक समिति बनाई गई। उस समिति में जो है सिर्फ सीजीआई है, प्रधान न्यायाधीश, उसमें जो है प्रधानमंत्री भी है हमारे, उसमें जो है नेता विपक्ष भी है, अपोजिशन के नेता प्रतिपक्ष, ये 30 सदस्य होंगे। भारत का प्रधान न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग मिल करके इन 2 प्रख्यात सदस्यों को चुनेंगे और उनको यहाँ पर नियुक्त करेंगे। अब ये इनके समस्या आपस में बातचीत करेंगे कि 2 हमको विख्यात व्यक्ति देखने हैं, अन्ना हजारे रखा जाए, कैसा लगती है? अगर इनमें सहमत हो कि हाँ अन्ना हजारे तो अन्ना हजारे को भेज दिया जाएगा। सर इस आयोग के अंदर कुछ एक आध बार कोई अपॉइंटमेंट हुई है? अरे जब उसको बर्खास्त कर दिया तो अपॉइंटमेंट कहां से होगी? जब ये बनकर तैयार हुआ
कोई बात समझ आ रही है? तो ये कमेटी जो है इन 2 प्रखा सदस्यों को नियुक्त करेगी। तो यहाँ पर विचार करो, इसके लिए 1000 रुपए रख लिया जाए वहां पर। नेता प्रतिपक्ष का होता है। माने विपक्ष का नेता, एक होता सत्ता पक्ष, एक होता प्रतिपक्ष। प्रति माने उसका काउंटर, उसका ऑपोजिट, माने अपोजिशन। अपोजिशन का लीडर जो होता है विपक्षी। हाँ राहुल गांधी। अभी ये आयोग नहीं चला, बेकार है। तो ये आयोग तो सुनने का सुप्रीम कोर्ट का देखो ये जो है हमारे स्वतंत्रता के विरुद्ध है। तो यहाँ पर विधि मंत्री है, ये आयोग जिसकी संस्तुति करेगा तो वो सोचेगा देखो विधि मंत्री ने हमारी सिफारिश करी थी, वो आज उसने सिफारिश की तो फिर आपको अपना एहसान चुकाने की कोशिश करेगा। तो ये सब बेकार चीजें, इससे जो है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता निष्पक्षता पर बाधा पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता, न्यायपालिका की निष्पक्षता, संविधान का आधारभूत ढांचा वो नष्ट नहीं करता। आप कितने बड़ा संविधान संशोधन कर दो, आप सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर चोट नहीं कर सकते। वो आपने जो संविधान संशोधन किया है ये सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर चोट है, इसको खारिज कर दिया। तो ये चीज बनी थी, आज रद्द कर दी गई है। 2014 में आया, 2015 में रद्द करके धर दिया, काम ही नहीं कर पाया ये। तो आज जो है आज कॉलेजियल सिस्टम ही काम कर रहा है। लेकिन हमने आपको बताया था कि हमारे न्यायाधीश पहले से इतने ज्यादा व्यस्त है कि जो है करीब 71,000 केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 लाख केस पेंडिंग है। तो कितने और जब केस पेंडिंग माने वहां तारीख पे तारीख चल रही है और जब न्याय मिलता तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उस न्याय का कोई मूल्य नहीं होता। देर से किया गया न्याय अन्याय के समान होता है। तो नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि नियुक्ति हुई जब कॉलेजियम सिफारिश करेगा तभी तो होगी नियुक्ति। और कॉलेजियम ने पहले 5 लोग आके इकट्ठा होकर बैठे तो वो 5 लोग इतने व्यस्त हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता है बैठने का। तो हमेशा जो है नियुक्ति में लेट प्रतीत हो जाता है। और फिर अगले कारण ये नहीं है, अब क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति का ये न्यायपालिका कर रही है। न्यायपालिका ने कोई नाम भेजा, सरकार जो है उस नाम से खुन्नस खा रही है, तो भेजेगी नहीं, वो फाइल दबा रहेगी, समय से फाइल को क्लियर नहीं करेगी। जब वहां से सरकारी से क्लियर हो जाएगा तो उसकी नियुक्ति होगी। यहाँ से नाम भेजा, नाम को रिजेक्ट कर नहीं सकते, जिसने कितने होता पॉकेट बिटो, ठीक। तो कुछ इस तरह के होता है कि वो 2 साल लग जाता है। तो इस प्रकार से है ये आपस की लड़ाई झगड़े का ही काम है। अगर मान लो ये आयोग बना होता कोई ये सिफारिश करता राष्ट्रपति से, यहाँ प्रधान न्यायाधीश भी है या 2 अन्य न्यायाधीश भी है, बाकी गैर न्याय सदस्य भी हैं, अगर ये लोग अगर सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से तो शायद जल्दी काम हो जाता, ठीक। तो कुछ करके इस प्रकार की खुन्नस भी होती है कि जिसको आपने भेजा है तो हम इतना देर कर देंगे कि कई बार मतलब कोई हाई कोर्ट का जज है, ज्यादातर होता है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के रूप में भेजा जाता है। हाई कोर्ट का चीफ जज, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं 62 साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक। हमारा 60 साल का कोई व्यक्ति है और उसकी सिफारिश भेजी गई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने के लिए, हमने उसकी 2 साल फाइल दबा ली, 2 साल में रिटायर्ड हो गया और वो बेकार हो गया, ये तो होगा। तो ये सब बैकग्राउंड की सारी चीजें होती हैं, मगर इतनी डिटेल में जाकर हमें जरूरत नहीं है। हमारे सब पॉलिटी में हमको इन सारी बातों को ले जाना है। हाँ, ये व्यवहार पॉलिटी वाले को बातें पढ़नी है, जो सिद्धांतिक बातें हैं। व्यवहार क्या होता है वो अलग बात है। तो अगर आपसे जानकारी पूछा जाए और बल्कि पूछा भी गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उसका एक ही आंसर है राष्ट्रपति, बस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति में किस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमको बुला लेंगे, आओ भाई तुम न्यायाधीश की तरह। योग्यता होनी चाहिए, उन योग्य व्यक्तियों में से किसी को नियुक्त किया जाएगा। योग्य बहुत सारे होते हैं, तो पहले उनकी योग्यता क्या है, ठीक। तो हेड करिए
क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हता, क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हता, सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश की अर्हता, क्वालिफिकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की अर्हता अलग है। क्वालिफिकेशन फॉर ए मेंबर टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अर्हता क्वालिफिकेशन क्या है इसको समझ लीजिए। सिर्फ दो अर्हता है। अगर दो जज के पास क्वालिफिकेशन होगी वो योग्य मान लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के। अब योग्य मान लिया जाएगा इसका अर्थ नहीं वो जज बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर उसके नाम की संस्तुति की जाएगी तभी तो बनेगा, लेकिन उसके पहले दो योग्यता होनी चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे बड़ी। तो योग्यता क्या है? नंबर 1 भारत का नागरिक। अब समझिए नहीं कि कोई भारत का नागरिक तो जज बन जाएगा। कैसे बताया? कॉलेज जब उसके संस्थान करेगा अप्लाई कर सकता है वो नाम बनेगा। हाँ, अप्लाई नहीं किया जाता है, यहाँ अप्लाई नहीं किया जाता है। देखिए योग होगा यहाँ यही चक्कर, यहाँ अप्लाई नहीं किया जाता। देखो आईएएस बनना है, कहीं क्लर्क बनना है, तो नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप उसका आवेदन करते हैं। हाँ, जब योग्यता करते हैं, यहाँ आवेदन नहीं किया जाता, कोई नोटिफिकेशन आता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी आ गई है जिसको इसको अप्लाई करना करिए, जो ऐसा कोई होता ही नहीं है। यही कहते हैं यहाँ पारदर्शिता का अभाव है, सिर्फ कहते हैं पारदर्शिता का अभाव है। आप सपोज मान लीजिए हम योग्य हैं जज बनने के, हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारा परिचय है तो हमारे नाम की संस्तुति कर दी जाएगी। परिचय किससे होगा कि भाई हमारे पिताजी, हमारे चचा जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, उन्होंने कभी किसी दूसरे का सिफारिश लगाई थी, आज जज बना बैठा हुआ है। हमारे पिताजी चचा तो रिटायर्ड हो गए, अब उन्होंने कभी किसी को जज बनाया था, अब वो जज हमारी सिफारिश करेगा। पढ़ाई बिना पढ़ाई के हो गए, लेकिन योग्य तो बहुत सारे हैं, बने कौन? कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का रास्ता हर एक के लिए खुला। आप कितने योग्य हो, योग्यता नहीं, योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ये जाते वही हैं जिनका जुगाड़ होता है। बिना जुगाड़ के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई जज नहीं बनता बिना जुगाड़ के। आपके पास कितनी योग्यता हो, राजनीति के ऊपर इतना सब कुछ कर दिया लोगों ने भी, हाँ मनमाने तरीके से कर दी। अब यहाँ पे खुलेआम नेपोटिज्म हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, चुपचाप सब करवा रहे हैं। क्या कर सुप्रीम कोर्ट करने नहीं दे रहा, अपने हाथ से शक्ति जाने नहीं दे रहा। वो कह रहा काल का स्वतंत्रता, उसके लिए कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होता सर। हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई वैकेंसी नहीं आती। और सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी हुई, किसी को नहीं पता लगता। मान 4 वैकेंसी खाली हुई, ठीक, अब 4 नियुक्ति करनी है। अब नहीं कितने लोग हैं जिनके पास वो योग्यताएं हैं जो संभाल दी गई है जज बनने के सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन बनेगा वही जिसका जुगाड़ होगा। कोई कॉलेजों आपस बैठेंगे, वो कहेंगे अच्छा एक हमारा भतीजा है, अच्छा ठीक वहां भतीजा है, और एक हमारा जो है लड़का है वकालत करा, ठीक अच्छा उसको भेजना। लिस्ट बनाई गई और लिस्ट बनाई गई और बाद में जो राष्ट्रपति को भेज दी गई। उसको करो, राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको मानने हो। जब मैंने आपको बताया राष्ट्रपति जो है सीजीआई के परामर्श से बाध्य है। तो एक जो जज थे, वो एक जज जो है इसी बात को भड़क गए, बोले ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है अंदर अंदर कोई जानता क्या कर रहा है, क्यों किसी को वो सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा था।
उनका मौका नहीं कोई भाई भतीजा। जैसे आपने बताया कि हमारे गवर्नमेंट में 3 स्तंभ में, गवर्नमेंट के 3 पार्ट डिवाइडेड है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सर जैसे कि आपने बताया था कि कोई अगर एक अपने मनमाना आचरण करता है तो 2 लोग उसको दबा नहीं देते, तो अब यहाँ पे क्यों नहीं दबा पा रहे हैं? जैसे कि अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं तो कार्यपालिका विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका विधायिका ये करती भाई, जब जज बन जाता है और जज बन के अगर सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो है इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मगर इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया लगाकर उसको पद से बर्खास्त किया जाता है। कार्यपालिका ये करती है। और बाकी यही बात बता रहे हैं कि यहीं पर कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है, लेकिन अभी ये चल रहा है क्योंकि आप उसके बदले जो कुछ लाए तो उन्होंने बताया न्यायपालिका से दूसरा जा रही है। जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था तो इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? वो भी तो यही कर रही थी। वो तो जो है मनमाने तरीके से जो है लोगों को जो है कर रही थी। तभी सर इतने सारे अगर वहां वो गलती ना करती तो सिस्टम चलता रहता। वो बलियान कर रही थी, ये जो क्या कर रहे हैं, तो इनका करना उनके करने से कुछ बेहतर है। कम से कम इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनेगी, व्यक्ति जाएंगे, जो भी जाएंगे, ऐसा नहीं वहां आयोग जाएगा जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। लेकिन क्वालिफिकेशन तो बहुत सारे लोगों के पास है और उनसे जिसके पास जुगाड़ होगा वो जाएगा। ये समझ लीजिए, जितने लोग इंटरव्यू में पहुंचे सब योग्य है, लेकिन इंटरव्यू में जो है अंतिम चयन किसका होगा? जिसका जुगाड़ है। जो गवर्नमेंट पूछती नहीं है इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, कौन है, कहाँ से है, इनका क्या रिलेशन है, क्या बैकग्राउंड है, वो सारी जांच होती है, तभी तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है। सारी जांच होती है। विधि न्याय मंत्रालय जो है पूरी जांच करता है, आईबी पुलिस की जांच करती है, उसके बाद है बताते हैं आदमी सही नहीं। लेकिन वैकेंसी करते हैं। हाँ, वैकेंसीज के लिए आते हैं। हाँ, तो योग्यता है भारत न्यायाधीश हो, दूसरी योग्यता यह है हाँ नागरिक हो, और दूसरी योग्यता यह है कि वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष जो है वो जज या न्यायाधीश होता हो। न्यायाधीश अभी जजदारी में कितने करोड़ करते हैं? कहाँ पर? हाई कोर्ट में। अब एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा हो। मान लीजिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश हो गया तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक हो गया। जब 2 वर्ष इलाहाबाद रहा उसका ट्रांसफर हो गया सिक्किम में, तो आगे के 2 वर्ष सिक्किम में रहा, उसका ट्रांसफर हो गया मिजोरम में, तो आगे के फिर कुछ वर्ष मिजोरम में रहा। तो इस प्रकार से लगातार 5 वर्ष के पूर्ण हो गए। ठीक, और इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में अगर हाई कोर्ट के जज देखें तो भारत हाई कोर्ट के जज की जो स्वीकृत संख्या है वो जो है 1106 या 8 है। ठीक, हालांकि इसमें कई पद खाली है तो भी आप ये मान सकते हैं कि कम से कम जो है 700 पद तो भी भरे होंगे। तो इतने लोग योग्य हो गए तरीके से। पेंडिंग है 60 लाख 700 लोग के बीच में सारे तब तो यहाँ कर रहे हैं। पता नहीं किसके लिए बने देखिए तो देखो दूसरा जब 5 वर्ष था तो पहला आप भारत का नागरिक हो, इधर ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, दूसरा वो भारत के किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक, देखिए हिंदी में लिख लिया, हिंदी में देखा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। देखिएगा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक। तो पहला है he should be a citizen of India, दूसरा है he should have been judge, he should have been a judge of a high court ब्रैकेट में और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो दूसरी योग्यता है he should have been a judge of a high court ब्रैकेट में और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन ब्रैकेट बंद for 5 years। ये योग्यताओं पर आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं,
कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित है। देखिए अच्छा, दूसरा ये अगर ये नहीं है और अगर मान लीजिए ये नहीं है तो दूसरी योग्यता और भी है, वो उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो। उच्च न्यायालय में एडवोकेट, हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर रहा है, एक या एक से अधिक, ठीक है, ये नहीं कि उसने अगर 5 साल यहाँ किया, यहाँ से बाद दूसरे हाई कोर्ट चला गया, वो भी काउंट किया जाएगा। लगातार अगर 10 वर्ष तक वकील रहा है हाई कोर्ट में, तो उसको भी अगर न्यायाधीश नहीं है तो कोई बात नहीं, वो वकील हो सकता है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा। सेकंड पॉइंट है और देखेंगे और माने ये अगर ये नहीं तो कोई ये कोई एक शब्द चाहिए और he should have been advocate in a high court. He should have been advocate in a high court ब्रैकेट में और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन in a high court ब्रैकेट में और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन ब्रैकेट बंद फॉर 10 years। वो किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो। भारत में ऐसे हजारों वकील हैं जो हाई कोर्ट में उनको प्रैक्टिस किए हुए 10 साल से ऊपर हुए। ठीक, अब वो फुल मत है कि वो जो जज बन जाएंगे। अगर उनके चाचा कभी जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर उनके पिताजी कभी जज रहे हैं, तब तो उनकी गुंजाइश है, वरना कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, कोई फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, आप अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक, हटवा नहीं, सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस हैं। हाँ सर, वो सेकंड का और मैं दूसरे का दूसरा था, या तो ये या ये, या तो ये या ये। तो आप अगर ये पूछा जाए कि भारत में न्यायाधीश बनने की कितनी योग्यताएं हैं, तो आपको वो दो, जिसके पास ये दो योग्यताएं हो जाएंगी वो बन जाएगा। सेकंड का और बता दीजिए। 10 वर्ष तक for 10 years। ये तो आखिरी का हमने बताया, स्टार्टिंग से बताया। He should have been advocate of a high court। He should have been advocate of a high court ब्रैकेट में और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन ब्रैकेट बंद फॉर 10 years। ठीक, पहला क्या लिखा, पहला पढ़ो। You must have Indian citizen। ठीक, इसका He must be served 5 years in high court। ठीक, Must be served 5 years in high court। नहीं जैसे हमने बताया वैसे नहीं लिखा, ऐसे लिखो। He should have been judge of a high court। जब आप इंग्लिश में लिखा रहे थे क्यों नहीं लिख रहे उस तरीके से? सर मैं ये लिख दिया। He should have been judge of high court ब्रैकेट में और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन ब्रैकेट बंद फॉर 5 years। यहाँ 5 साल है, जज 5 साल हो हाई कोर्ट में, और अगर जज नहीं है तो एडवोकेट भी बन सकता है। एडवोकेट 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो हाई कोर्ट में। ठीक, 10 वर्ष कंपलसरी है, उससे कम तो नहीं, उससे कम में आप अयोग्य हैं, जज बनने के लिए आप अयोग्य हैं। ठीक, इसके कम 10 साल कम। इसके अलावा एक और है, सेकंड का ये करो। हाँ सेकंड का एक और है। हाँ, राष्ट्रपति की राय में, वो
प्रख्यात विधि शास्त्री, राष्ट्रपति की राय में वो प्रख्यात विधि शास्त्री, विधि शास्त्री का नहीं कहते हैं ज्यूरिस्ट, विधि शास्त्री के ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्यूरिस्ट। हो सकता है वहां पर एग्जाम विधि शास्त्री की जगह लिखा हो न्यायविद, न्यायवेत्ता, विधिवेत्ता, ठीक है, विधि शास्त्री ब्रैकेट में लिखिए ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट जो विधि शास्त्री है माने कानून का अच्छा जानकार। राष्ट्रपति की राय में इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए वो न्यायाधीश नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, अगर वो हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। राष्ट्रपति की नजर में वो एक पारंगत विधि शास्त्री है, उसको लॉ का बहुत गजब का ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है। आज हम कहते हैं राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की अपनी राय नहीं होती है, माने कैबिनेट की राय में, ठीक। तो इस प्रकार से भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो सकते हैं, दो क्वालिफिकेशन है, पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा यहाँ पर यह है या फिर ये हो, सारे मत नहीं होंगे, या तो ये हो क्या ये हो कौन है ज्यूरिस्ट? देखो he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. He should be a distinguished jurist in the opinion of the president. ठीक, देखिए इसका क्या है, इसका अर्थ यह है ये कौन होगा विधि शास्त्री? जैसे मान लीजिए कोई जो है लॉ कॉलेज में कोई प्रोफेसर है जिसने एलएलबी होता है, एलएलबी बाद एलएलएम होता है, उसके बाद आगे वो पढ़ना चाहते हैं एलएलडी होता है, और उसने रिसर्च वगैरह की है, पीएचडी की है, तो उसको कहते हैं एलएलडी। उसने अपने कई जो है लॉ में इंटरनेशनल लेवल पर अपने पेपर प्रकाशित किए हों, उसके रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए हों, आगे सारी चीजें होती हैं, हम सोच सकते हैं कोई विधि शास्त्री है, ठीक। तो ऐसा जो व्यक्ति बन सकता है। इस पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए है कहीं भी एज के बारे में नहीं बताया गया, वो 21 वर्ष का हो गया हो, वो 35 वर्ष का हो गया हो, जबकि आपने हर जगह देखा है तो कोई फॉर्म भरते हो मिनिमम एज होती है 18 वर्ष 21 वर्ष होती है ना, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष, आपको लोकसभा का मेंबर चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष होता ना। मगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई भी न्यूनतम उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है, तो क्वालिफिकेशन में कोई एज का क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक। तो नोट कर लीजिए, नोट एनओटी नोट, नोट the constitution does not prescribe, the constitution does not prescribe for a minimum age, the constitution does not prescribe for a minimum age for the appointment of a person, for appointment of a person to be judge of Supreme Court, for appointment of a person to be a judge of Supreme Court. संविधान एनओटी नोट करके ना, एनओटी नोट संविधान सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए, संविधान सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए किसी न्यूनतम आयु
का निर्धारण नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट है, तब इसको नोट करके आपने लिखा है। वार्षिक क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा तो उसमें न्यूनतम एज वाला कोई ऐसा स्टेटमेंट वहां दे दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो भी किसी पोस्ट में अपॉइंटमेंट होता है तो एक न्यूनतम आयु रखी जाती है ना, यहाँ कोई न्यूनतम आयु नहीं रखी गई, इसलिए नोट करते हैं। ठीक, आगे बढ़े, कितना बढ़े? कौन सा टॉपिक? अरे टॉपिक लंबा चलेगा, पूछ रहे हो कौन सा टॉपिक? नहीं, क्या था ये आयु के मृत्यु हो गई, अब शपथ शपथ खाएगा ना, जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक कैसे जाएगा? शपथ, ओथ और अफर्मेशन। अफर्मेशन देखिए ऐसा होता है कि अगर भक्त है भगवान का तो कसम खाएगा, ओथ लेगा। तो मान लो नास्तिक है तो आपको क्या कसम दोगे भगवान की, है तो उससे प्रतिज्ञा करवाओगे, उसे बोलते हैं अफर्मेशन। हिंदी में शपथ या प्रतिज्ञान। हाँ प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान, समझ गए भाई। आप मान लीजिए वो ईश्वर को नहीं मानता है तो आप उसको कसम खिलाओ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो आप कसम खाओ, आप प्रतिज्ञा करो। अब देखो यहाँ पर पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम, छोटे बच्चों को पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, पूछा जाता है। तो बैठा है प्रश्न है, बस ये लिखना, लिख लो। The oath of office to a judge of Supreme Court. The oath of office to a judge, to a judge of Supreme Court is administered by the president. Is administered by the president or some person appointed in that behalf, or some person appointed in that behalf by him। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने पदभार ग्रहण करने से पहले, अपने ऑफिस में आने के पहले उसको नियुक्त कर दिया गया। राष्ट्रपति उसको पद की शपथ दिलाएंगे, या फिर राष्ट्रपति अगर नहीं दिलाते तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट कर देंगे कि आप हमारी तरफ से उसको जो है शपथ दिलाइए। ठीक, तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो हो सकता है राष्ट्रपति ना भी दिलाए तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को जो है अपॉइंट कर देते हैं, वो उनको शपथ दिलाता है। तो प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आंसर लिख लिया। पद ग्रहण करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। पद ग्रहण करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके शपथ का एक प्रारूप है, एक फॉर्म है। वो फॉर्म संविधान में कहाँ दिया गया है? संविधान में अनुसूचियां हैं 12, उन्हें 12 अनुसूची में से एक अनुसूची है जहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट राष्ट्रपति या दूसरे अन्य बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप दिया गया है। कौन कौन से शपथ खाएगा, इसको कौन सी शपथ दिलाई जाएगी। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान की किस अनुसूची में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग जैसे पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो संविधान की दूसरी अनुसूची है, ध्यान रख लीजिए। संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची में
संविधान की दूसरी अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। याद रखेंगे ना, अनुसूची में संविधान की क्या अनुसूची है? 12। हाँ, तो पूछा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको याद रखना है किस अनुसूची में क्या दिया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो फुटकर फुटकर हम आपको बताते चलते हैं, लेकिन आपको इकट्ठा जगह जो है आपके लक्ष्मीकांत में दिया गया है, सारी 12 अनुसूची दी गई है और उन सब में अनुसूची में क्या विषय दिया गया है इसके बारे में दिया गया है। हम आपको फुटकर फुटकर बताते हैं। जैसे हमने आपको जब केंद्र संबंध बताया तो हमने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में क्या है। हमने बताया 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, ऐसे अब हम आपको शपथ के बारे में बता रहे हैं कि संविधान की दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप हमको कहाँ मिलता है? संविधान की लिख लिया आपने, लिख लिया, देख लो। The second schedule of Indian Constitution, the second schedule of Indian Constitution prescribe the form of oath, prescribe the form of oath of judges of Supreme Court and High Court. ये मेन पूछा जाता है। दो बातें यहां से एग्जाम पूछी जाती है, एक शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है। दूसरा ये पूछा जाता है कि शपथ दिलाता कौन है न्यायाधीश को। इसी चीज और नोट कर लीजिए, शपथ में होता क्या है, शपथ कहा दिखाता, शपथ में क्या पॉइंट है, वो 4 पॉइंट है, वो आप नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप दूसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम पूछा जाता है। ठीक, ये पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत का जो है ये भारत को तमाम पदाधिकारी होंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति और उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, इनके शपथ का प्रारूप दूसरी अनुसूची में नहीं है। इस बात हमने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था वहां से हमने आपको लिखाया हुआ, अभी याद नहीं है लेकिन हमने लिखाया हुआ, देखो लिखाया है ना, लिखाया तो नोट कर लीजिएगा। नहीं लिखाया शपथ में, नहीं राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में पता समझाने का लिखा कि शपथ का प्रारूप है ना, राष्ट्रपति का प्रारूप उसमें नहीं आपको मिलेगा। ये उसी आर्टिकल में है। हाँ, जहाँ आर्टिकल राष्ट्रपति पढ़े उसका कोई आर्टिकल है, आर्टिकल आपको याद नहीं आ रहा है, 760 होगा आर्टिकल, क्या होगा शपथ करने का आर्टिकल है, शपथ दिखाई ना। हाँ, तो उसी आर्टिकल में ही जो है शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है। राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप दूसरी अनुसूची में आपने ले लिया। ठीक, ये पूछा जाता है एग्जाम में, राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके शपथ का प्रारूप दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक, ये आपको बहुत काम आएगा। इसी प्रकार स्मार्ट बनो, इंतजार मत करो कि हम कह रहे हैं कि एग्जाम पूछा जाता है, तो इस बात का इंतजार मत करो कि हम जब आपको लिखाएंगे तब आप लिखोगे, तुरंत लिख लो। अब शपथ क्या है, शपथ लिख लो, आपको भी लिखाएं क्या? बोलिए मैं देखता हूं। अरे लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया गया है,
सब कुछ लक्ष्मी का दिया गया। जो संविधान हम आपको पढ़ाते हैं वो लक्ष्मी का ही पढ़ाते हैं, कोई संविधान हमने थोड़ी लिखा है। आप लिखे समय पढ़ो संविधान के प्रति, हाँ देखिए ये नहीं यूं लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश निम्नलिखित शपथ खाता है। A judge of Supreme Court swears the following oath. A judge of Supreme Court swears the following oath. न्यायाधीश निम्नलिखित कसम खाता है। पहला, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। आया टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। एंड एलिजेंस होता है निष्ठा, लॉयल्टी। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, नाम सुना है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, माने की रक्षा करेगा। टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। तो पहला बता रहा है ना, ये पहला है। सेकंड है भारत संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। आप तो सुना माने ऐसी चीज जो एकदम जिसको खंडित ना किया गया हो, ठीक, वो चीज जिसको खंडित ना किया गया, जिसको एकदम सुरक्षित रखा गया हो, उसको ऐसे अक्षुण्ण, उसमें कोई चोट नहीं लगेगी, एकदम इंटैक्ट है, एकदम सोचिए उसको तक हाँ, जो जिसकी पवित्रता को बना के रखा है वो है अक्षुण्ण, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं आने दिया है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी है, वो चीज है अक्षुण्ण। टू अपहोल्ड, अंग्रेजी में क्या, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है छड़ तो आपने लगवाई नहीं है, छड़ तो लगवाई नहीं, ये अपहोल्ड है, अपहोल्ड मतलब उधर अपहोल्ड, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ to perform the duty of office, to perform, third है to perform duty of office without fear and favor, without fear or favor, to perform duty of office without fear or favor, comma, affection और ill will, affection और ill will, अपने पद के कर्तव्यों को, अपने पद के कर्तव्यों को, अपने पद के कर्तव्यों को बिना किसी भय और पक्षपात के, बिना किसी भय और पक्षपात के, बिना किसी राग और द्वेष के, राग क्या है, राग माने आपका किसी
कि लगाव है, और लगाव में है फिर आप जो है अगर निर्भर कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। निर्भर तभी गलत हो जाएगा कि लगाव तो नहीं है, द्वेष है, तभी तो निर्णय गलत हो जाएगा। बिना किसी भय और पक्षपात के, बिना किसी राग और द्वेष के, ठीक। माने अगर आपके अंदर किसी निर्णय करते समय आपके प्रति लगाव आ गया या कोई द्वेष आ गया या आप डर रहे हो तो फिर काम नहीं पाएगा, आपका निर्णय दूषित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, संविधान और विधि की रक्षा करेगा, संविधान और विधि की रक्षा करेगा। आगे बढ़े। इसके बाद हाँ ये सबक खत्म हो गया, अब है किस सैलरी। मेरा रहेगा सब टाइम।